अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट 3 में क्या है कि आज पूरा इंट्रोडक्शन ही देंगे, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने से पहले अगर आपका बेस मजबूत है, जिसको हिंदी में नींव बोलते हैं, अगर वो मजबूत है तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो पार्ट 3 है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आज हम लोग जो जो पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका थोड़ा साइनॉप्सिस, जैसा मैं रोज़ बोलता हूँ कि साइनॉप्सिस जानना जरूरी है कि किस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे और आज क्या पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आप लोग को स्टार्ट ही करूँगा क्लास को क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स में, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि राइट्स क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये कौन सी थ्योरी फॉलो करता है। ये जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक ही लाइन का विल थ्योरी पे बेस्ड है, विल थ्योरी पे। तो बस यही बताऊंगा, इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा। विल थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था इसके बारे में, वो बात डील करूंगा। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रियम्बल वाला ऑब्जेक्ट, मैंने बताया होगा जब प्रियम्बल पढ़ा रहा था, तो उसमें जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, उसको लिंक करूंगा मैं पार्ट 3, पार्ट 4 और 4A। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्फ्यूशन का, वो इससे रिलेटेड है। फिर पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा, ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है या पॉजिटिव है। फिर पार्ट 4 और पार्ट 4A के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, इसमें इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये रिलेटेड होंगे आपके इससे। फिर उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये कहाँ से आई है और कहाँ से इसका ओरिएंटेशन हुआ है। तो इसी में हिस्टोरिकल ट्रेस में मैग्ना कार्टा बताएंगे, थोड़ा सा बहुत पॉइंट वाइज बताएंगे। बिल ऑफ राइट्स बताएंगे, और फ्रांस का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो था यूएस का, हालांकि उसका हिस्सा नहीं है, बट उसमें जो कुछ 2-3 पॉइंट हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद की फंडामेंटल राइट फर्स्ट टाइम किस कंट्री को, किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया था, ये जो सारी बातें मैं आपसे करूंगा, ये पीटी में आएगा। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनमें कंफर्म इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, बात समझे। इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है फंडामेंटल राइट का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, उसी समय चर्चा करेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। फिर इसी समय जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, वो एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होगा। एम नागराज, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अभी लिखवा देंगे इसको जब पढ़ाएंगे। फिर उसका जजमेंट जरूर लिखवाएंगे आप लोगों को, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, एम नागराज का, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने से आप एक फंडामेंटल राइट की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। एंड लास्ट में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट होता है, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ राइट कर रहे हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, टोटल 6 तरीके के होते हैं। तो 6 क्या, आप तो 7 राइट टू एजुकेशन भी आ गया है, मगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो आप 6 टाइप पे ही टिक करेंगे। तो इतनी चर्चाएं हम आज करेंगे पूरे मिनिमम 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, कोई डाउट अभी तक। ठीक है, इतना ही चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी राइट्स। कितने तरह के राइट्स होते हैं, कितने तरीके के क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, कितने तरीके के राइट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो राइट्स होते हैं उसमें, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए, अगर राइट को आप ब्रॉडली क्लासिफाइड करेंगे
तो हमारे पास सबसे पहले होता है जो सुपीरियर ऑर्डर में थोड़ा सा देखेंगे, सबसे ऊपर आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और आपका थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है लीगल राइट। ये टर्मिनोलॉजी जानते रहिए, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट होता है ना, फंडामेंटल राइट ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जगह दी गई है। अभी फंडामेंटल राइट पे हम लोग और बात करेंगे, फिलहाल इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट एक दूसरे से डिफरेंस कैसे रखते हैं, क्या डिफरेंस है। तो जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी चीज़, ये जो फंडामेंटल राइट होती है इसको ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिलती है, प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये एब्सोल्यूट राइट होते हैं, एक तरह से समझिए ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, प्लस अगर गवर्नमेंट को इसको लेना है, किसी से लेना मतलब छीनना है, किसी व्यक्ति से अगर राइट चाहती गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट ले ले उससे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट कहाँ है? 368 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही आप फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल याद होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने बनाया, खुद को दिया है, इसीलिए अगर ये राइट अगर जाएगा भी तो इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाता है और हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे लिए क्या सही होगा। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे पॉपुलेशन कलेक्ट होती है और वो वहाँ पे फैसले लेते हैं, वो छोटे जगहों के लिए, ठीक है, छोटे छोटे जगहों के लिए। बट इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब सोचिए 1 अरब मतलब 135 करोड़ नियर अबाउट, या 140 ले लीजिए, कोई प्रिसाइज डाटा नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो मान के चलिए लगभग 130 या 135 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे तो कतई नहीं हो सकते हैं। बात समझ गए? इसीलिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हमसे लिया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो है फंडामेंटल राइट, वही फिर से बता दे रहा हूँ, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 वगैरह देखते चले जाइए। तो ये 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो राइट होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, मगर एक्सेप्ट दी फंडामेंटल राइट। अगर पार्ट 3 को निकाल दिया जाए तो पार्ट 3 के अलावा जो राइट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को गवर्नमेंट अगर हमसे लेना चाहती तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट अमेंडमेंट वो हमसे इसको ले सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A, पहले ये फंडामेंटल राइट का पार्ट थी, मगर इसको फिर हटा दिया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। और फिर राइट टू वोट कहाँ दिया हुआ? 326 में। तो ये सब कैसे राइट हैं? हालांकि राइट टू वोट के लिए अब इंस्टीट्यूट बना दिया, नहीं इंस्टीट्यूट उसके लिए, सॉरी माफ़ करिएगा, 326 से मिलता है ये राइट टू वोट हमें, ठीक है, 326 से मिलता है। तो इसको अगर गवर्नमेंट अगर हमसे लेना चाहती है तो उसके लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लास्ट में होता है लीगल राइट, ये हमें इंस्टीट्यूट वगैरह से मिलता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब छोटे छोटे जो एक्ट बनाए जाते हैं उन एक्ट से मिलता है हमको ये सब राइट, ठीक है। इन सब के लिए क्या है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, समझिएगा फिर से, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है अगर, तो आप सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट किया जाए अंडर आर्टिकल 32 या 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे, ठीक है। मगर
जो आपका लीगल राइट वाला पार्ट है, लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32 या 226 में। इन दोनों आर्टिकल में ना आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट की अदर पावर के लिए एक्सरसाइज करने के लिए है आर्टिकल, उसमें आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट में 226 में 227 में जा सकते हैं, अदर देन फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट होता है, मगर आप 32 और 226 में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है या लीगल राइट क्या है, ये थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की और आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए इसी पॉइंट पे। ठीक है, अब जो अब आ जाएंगे हम लोग सीधे, अब फंडामेंटल राइट पे ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आई होप सो कितना आपको क्लियर होगा। धीरे धीरे जो इनका जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन मोड पे तो सभी के लिए वही बात हो गई, ऑफलाइन मोड में तो लगभग सभी लोग पढ़े ही, चाहे दिल्ली से जो लोग जुड़े हों या जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ लखनऊ वाले। ठीक है, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करिए, पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं फंडामेंटल राइट वाले पार्ट पे। तो फिर से बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट के साथ जो बात है, ये इसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स वगैरह में, जो भी आपका प्री होता है। ठीक है, तो उसमें ये पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट किस थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये विल थ्योरी पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको नोट जरूर करिएगा, नहीं भूल जाएंगे। विल थ्योरी पे बेस्ड है ये वाला पार्ट। किस पे बेस्ड है, विल थ्योरी पे बेस्ड है। तो अब विल थ्योरी क्या है ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ एक्चुअली, ये सब छोटी छोटी चीज़ पढ़ाने लगूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। दूसरी चीज़, जो फंडामेंटल राइट है इसके बारे में अम्बेडकर जी ने एक सेंटेंस बोला था, वो सेंटेंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने बोला था फंडामेंटल राइट आर मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट आर मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और किया जाएगा भी, क्योंकि जब इसको बनाया जा रहा होगा तो इस पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ होगा। फंडामेंटल राइट पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, इसीलिए बोला था इन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। ये सब टॉपिक का हिस्सा है, पूछा गया था पेपर, मैंने देखा था तो मैंने डील कर दिया, क्योंकि मेरे कई ऐसे एग्ज़ाम रहे हैं जो 1 नंबर 0.5 0.75 से रुके हुए हैं फाइनल सिलेक्शन, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना छूटे। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट, पार्ट 4 जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो इसी में आगे है हमारा 4A जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको ऐड किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ऐड करवाया था अपनी गवर्नमेंट में बाई 42nd अमेंडमेंट, और वो बेस्ड था श्रवण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे। उसको हमने रसिया से अडॉप्ट किया है, यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है कौन सी चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं, तो जो लोग नहीं थे अब उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो 4A, ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, देखिए ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
अभी बाद में जब हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ लेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कौन सुपीरियर है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, सुपीरियर है या क्या है, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए बता रहा हूँ पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A में आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 3 है ना, जो आपका पार्ट 3 है, ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है, किसकी, स्टेट की। पार्ट 3 जो है ये क्या हो गया इसको मार्कर को, पार्ट 3, एक मिनट रुक जाइएगा, मुझे लग रहा है बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। जो पार्ट 3 है आपकी, ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है, ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट की, मतलब स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा लिबर्टी में, किसकी, पीपुल्स की, जो सिटीजन होंगे या इंडिविजुअल होंगे उनकी लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगा कौन, स्टेट। इसीलिए ये क्या है, निगेटिव ऑब्लिगेशन है। निगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब स्टेट को नहीं करना है, किसी चीज को ना करना, निगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब किसी भी चीज को ना करना, तो ये स्टेट की निगेटिव ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिविजुअल लिबर्टी में। और डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी आपका पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। अब डीपीएसपी क्या कहता है कि स्टेट को क्या करना है फ्यूचर में, जैसे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। ऑल्दो डीपीएसपी का नेचर है नॉन इन्फोर्सबिलिटी नेचर है इसका, मतलब अगर गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे सीधे आप कोर्ट में जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या 226 में हाई कोर्ट, ठीक है, 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। मगर अगर डीपीएसपी का कोई प्रोविजन है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करे, डीपीएसपी का कोई प्रोविजन है और आप चाहते हैं गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करे, तो आप गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, या कोर्ट में उस प्रोविजन को चैलेंज नहीं कर सकते कि प्लीज इसको इन्फोर्स कराइए, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं कल गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा। उसी तरह किसी के लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी के फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट लेने की कोशिश नहीं करेगी एक्सेप्ट बाय अमेंडमेंट। अगर ऐसा करती है, इंटरफेयर करती है किसी के फ्रीडम में, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी ने आपकी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया ऐसा कि जिसका कोई भी प्रोविजन इस फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में है, जैसे आईटी एक्ट का सेक्शन 66A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में था, तो सिंघल जी का केस जो हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, वो किसी भी एक्ट का रिव्यू कर सकती है। हाई कोर्ट भी सेम काम कर सकती है, हाई कोर्ट 226 में कर सकती है। तो अगर कोई भी लेजिस्लेशन ऐसा है जो किसके डेरोगेशन में है, पार्ट थर्ड के डेरोगेशन में है, तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी। या किसी की फ्रीडम में इंटरफेयर करती है स्टेट, तो कोर्ट उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। इसीलिए इसको अगर आप 32 आर्टिकल देखेंगे तो उसमें लिखा है गारंटर प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की बात की गई है, वो पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। तो इसीलिए इसको निगेटिव ऑब्लिगेशन बोला जाता है और इसको पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बोला जाता है। और ये जो पार्ट 4A है थोड़ा विजुअल नहीं है, कुछ मार्कर मैंने और ऑर्डर किए हुए हैं बाहर से जो थोड़े से डार्क चलते हो।
अब देखते हैं वो आता है क्या। ये कोविड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उन्होंने यहाँ डिलीवर करने से मना कर दिया है, तो एक दिन मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर मैं गया तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, ये जो 4A है आपका, पार्ट 4A, ये ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल है टूवर्ड्स दी सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और हमारे जो फेलो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी की तरफ, और जो हमारे फेलो इंडिविजुअल, सोसाइटी में हमारी फेलो इंडिविजुअल होंगे ना, तो ये ड्यूटीज़ है इंडिविजुअल की। ड्यूटीज़ है इंडिविजुअल की। किसकी ड्यूटीज़ है? इंडिविजुअल की। किसकी तरफ? सोसाइटी की तरफ, प्लस जो हमारे फेलो इंडिविजुअल हैं उनकी तरफ। तो ये बात समझ गए होंगे अभी तक। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो तीनों पार्ट है, ये पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ये तीनों एक साथ मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकूँ। मगर इतना ध्यान रखिएगा, इन तीनों को भूलिएगा मत जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, समझते रहिएगा आराम आराम से। ठीक है, अब ये जो क्या है आपका, सॉरी, ये जो पार्ट 3, पार्ट 4 और 4A है, ये एक तरीके से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है। आप लोग प्रीएम्बल पढ़ रहे होंगे, तो मैंने प्रीएम्बल में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था जस्टिस। क्या था? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस क्या थी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ensuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट था, ये चारों। इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ये तीनों पार्ट डाले गए हैं। फंडामेंटल राइट आप देख लीजिए, पूरी जस्टिस के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जस्टिस, लिबर्टी के और इक्वलिटी के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, उस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों पॉइंट आपको अपने पार्ट 3 में मिल जाएंगे। पार्ट 4 में भी देखेंगे आप, तो फिर इन्हीं चारों चीज़ों की बात की गई है। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो, चाहे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की हो, चाहे अर्ली चाइल्डहुड केयर की हो, चाहे पंचायती राज की हो, तो आप देखेंगे इन्हीं यही ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए भी वहाँ प्रोविज़न डाले गए हैं। उसी तरह ये जो ड्यूटीज़ है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। बात समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब थोड़ा सा इसी पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आवाज़ जा रही है सब लोगों को? आई होप सो जा रही हो, और नहीं जाएगी तो फिर आप लोग उसको रीज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। इसको छोड़ के फिर से रीज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। चलिए वापस आ जाते हैं। अब जो थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं, ये कहाँ से आया है। देखिए, पार्ट 3 को एक और नाम से जाना जाता है। जो पार्ट 3 है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। मैग्ना, MAGNA, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे तो अगर आप कभी इन डिटेल मेनका गांधी का केस पढ़ेंगे, ठीक है, अगर कभी पढ़िएगा, हालांकि एग्ज़ाम पर्पस से जानते रहिए थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ये लिखवाने वाली बात नहीं है। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट में जज थे उस समय भगवती साहब, जस्टिस पीएन भगवती। उन्होंने मेनका गांधी केस में बोला था कि जो ये आपका पार्ट थर्ड है ना, वो उस सारी लिबर्टी और फ्रीडम की बात करता है जो वैदिक टाइम से ही, वैदिक पीरियड से ही हमारे लोगों को मिली हुई थी और जो होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्ट थर्ड देखिए, एन नंबर ऑफ राइट्स आपको दे रखा है। वो दिखने में बस 12 से 35 तक है, दिखने में ही बस उसका डिवीजन 6 या 7 पार्ट में है, मगर आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत ब्रॉड है। उसमें ढेर सारे राइट क्रिएट किए जा सकते हैं। पहले तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था, फिर राइट टू प्राइवेसी भी आ गया, फिर बाद में उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया, फिर ऐसे आप देखते चले जाएं तो ढेर सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू एयर, राइट टू फूड, सब वहीं से निकल के आ रहा है। राइट टू इन्वायरमेंट, जो भी राइट्स आपके, ये डोमेन बढ़ता जा रहा है जो राइट्स का, वो आर्टिकल 21 में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब थोड़ा इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी सी फिलॉसफी दी थी इसके ऊपर कि वैदिक कल्चर से लेकर अभी तक जो फ्रीडम्स के लिए हम फाइट किए हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये सब चीज़ों की बात की गई इसमें। तो ये याद रखिएगा, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो राइट्स आए फंडामेंटल राइट्स फॉर्म में आज हमारे पास हैं, ये कहाँ से आया। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट इसी में है, ध्यान रखिएगा। 1215 में, कब? 1200 1215 में इंग्लैंड में किंग थे, किंग जॉन, किंग जॉन। ठीक है, देख लो एक मिनट, मैं नाम कंफर्म कर लूँ। हाँ, किंग जॉन ही थे। इन्होंने हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में अगर बात की जाए, जो ट्रेसेबल या रिटेन या आप कह लीजिए ऐसे, तो ऐसा ये मेरे ख्याल से इसके पहले भी और डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, मगर जिसका ट्रेस मिलता है, जिसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फर्स्ट टाइम किंग जॉन ने इंग्लिश पीपुल के लिए या कहिए अपने सिटीजन के लिए उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट दिया जो कि रिलेटेड था उनकी लिबर्टीज से, जो उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसका नाम उन्होंने रखा था, जिसका नाम वहाँ जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए फंडामेंटल राइट को भी देखिए आप लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किंग जॉन ने 1215 में इंग्लिश पीपुल्स के लिए मैग्ना कार्टा को रिकॉग्निशन दी। वहाँ पे लोग गए इनके पास और बोले कि कुछ राइट हमारी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, हमें फेथ है, पूरी फेथ है गवर्नमेंट और किंग में, बट हमारा कुछ राइट होना चाहिए, ऐसे ही बिना राइट के क्या फ़ायदा रहने का। तो वहाँ पे उन्होंने इनकी लिबर्टी को रिकॉग्नाइज किया था। और वो जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है ये हिस्ट्री में, कि जिसमें लिबर्टीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया हो या एज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जो फंडामेंटल राइट की बात करता हो, तो अगर हिस्ट्री ट्रेस की जाएगी तो इसमें ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है 1689 में, 1689 में, कब? 1689 में, 1689 में बिल ऑफ राइट्स एक आया, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स आया। ये भी इंग्लिश पीपुल के लिए था, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। आफ्टर दैट 1789 में, कब? आफ्टर दैट, पता नहीं क्या हो गया, मार्कर चल नहीं रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा तो चौक वाला बोर्ड होता है। आफ्टर दैट, ये दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है आप लोगों को, रेड कलर दिख रहा है? कोई तो बताइए, ये रेड कलर दिख रहा है आपको? रेड कलर दिख रहा है शिवेश? नहीं दिख रहा है।
ठीक है। ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा होगा। ठीक है। आफ्टर दैट 1789 में फ्रांस गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड दी सिटीजन, ठीक है, 1789 में फ्रांस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड दी सिटीजन, क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन करके एक बिल को पास किया और इसको एडॉप्ट किया। ये रिकॉग्नाइज करता था फ्रांस के लोगों के लिए एन नंबर्स ऑफ राइट, या कह लीजिए उस समय के हिसाब से ढेर सारे राइट्स उनके लिए इसमें मिलते थे 1979 में। इसके बाद जो आता है वो 1789 का ही दौर है यूएसए के लिए। इसके बाद जो दौर आता है वो 1789 का ही दौर है इसी समय, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था वो 1773 में आज़ाद हुआ था, 1773 में मेरे ख्याल से, हाँ 1773 के आसपास ही उसके यहाँ सिविल राइट्स एक तरह से कह लीजिए जो ख़त्म हुए थे। तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन साइन किया था और उसमें उन्होंने 3 चीज़ें अडॉप्ट की थी, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो उनका जो डिक्लेरेशन था, फ्रीडम ऑफ डिक्लेरेशन, वो ये तो कहता था हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, लाइफ देते हैं, लिबर्टी मतलब आज़ादी भी दे रहे हैं, मगर जो हैप्पीनेस है ना उसमें उन्होंने यूज़ किया था वर्ड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। खुशियाँ आपको खुद कमानी है, वो कोई आपको दे नहीं सकता, आपको खुद खुश रहना है, कोई गवर्नमेंट आपको खुशी नहीं दे सकती, इसलिए वहाँ पर उन्होंने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वर्ड यूज़ किया था। तो ये इसी दौर में 1789 के दौर में जो यूएस की गवर्नमेंट थी कह लीजिए उस समय की, वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे किस चीज़ से, मैग्ना कार्टा से, उसके बाद जो ये फ्रांस का डिक्लेरेशन आया था उससे, और उसके पहले जो उनका बिल ऑफ राइट था इंग्लिश पीपुल का 1869 वाला, और फिर 1789 वाला फ्रांस वाला, इससे ये बहुत प्रभावित थे। और इस इन्फ्लुएंस की वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से इंस्पायर्ड होकर उनसे इन्होंने, यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। शुरू के जो फर्स्ट 10th अमेंडमेंट थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 10th अमेंडमेंट थे, मतलब शुरू के जो 10 अमेंडमेंट थे, उसके थ्रू उन्होंने फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। 1979, ये यूएस के संदर्भ में ही है, सॉरी 1789 में उन्होंने एक पूरा राइट का अपना खांचा तैयार किया और जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, रेटिफाई किया एक तरह से कह लीजिए। 1789 में उन्होंने वो एक पूरा अपना राइट्स का एक बिल क्रिएट किया पूरा, और उसको उन्होंने रेटिफाई किया था 1791 में, और उन्हीं सारे बिल्स को उन्होंने फर्स्ट 10th अमेंडमेंट से, शुरू के 10 अमेंडमेंट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया फर्स्ट 10th अमेंडमेंट से। इसी के साथ यूएस वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गया था जिसने फंडामेंटल राइट को जगह दी थी संविधान के अंदर। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस दिया, जगह दिया। तो एकदम क्लियर रहिएगा, ये यूएसए थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट समझे। इसके बाद जब हम आज़ाद हुए तब हमने फंडामेंटल राइट अपने इसमें डाला, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, अगर आप लोग को याद होगा। जैसे जो क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को बैग ऑफ बारोइंग्स वाला, तो उसमें मैंने आप लोग को लिखवाया था कि कहाँ से, किस स्टेट से, किस चीज़ से हम इंस्पायर्ड थे। जैसे हमारे केस में फंडामेंटल राइट था तो हमने इसको यूएसए से लिया था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने लिया था, और वहीं से आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने वहीं से लिया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हमारा पार्ट
ख़त्म हो जाता है फंडामेंटल वाला जो हिस्ट्री वाला पार्ट है आपका। और अब देखिए ये जो फंडामेंटल राइट है इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए इसको फिर से बता चुका हूँ मगर फिर से इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक ही दो लाइन है, इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो वाई वी नीड फंडामेंटल राइट, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो चर्चा किए होंगे तो समझ, फिर से इसकी चर्चा कर देते हैं। जो फंडामेंटल राइट है ना, पहली चीज़, फर्स्ट चीज़ जो है, फंडामेंटल राइट जो है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पार्ट थर्ड निगेटिव ऑब्लिगेशन है किसका, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है कि वो फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर ना करे पीपुल्स के, उसको कुछ नहीं करना है, वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर गवर्नमेंट को नहीं करना है, इसलिए वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट में है, वो अगेंस्ट में है किसके, मिली हुई हमें किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करती है, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट encroach the rights of the people, government cannot encroach the rights of the people, या पीपल बोलिए, हम लोग यूपी बोर्ड से तो पीपल मुंह से निकलता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पीपल है, पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल, ठीक है। तो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, ठीक है, किसको, जो वहाँ के सिटीजन है या पीपल है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो इसको और थोड़ा सा बताता है इसकी ज़रूरत क्यों है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, निगेटिव ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दे इम्पोज द लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दे इम्पोज द लिमिटेशन, मतलब फंडामेंटल राइट इम्पोज द लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, अपॉन दी पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद इसका फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्ट क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फंडामेंटल राइट का भी यही ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल राइट का भी यही ऑब्जेक्ट है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एश्योर करना किसकी, सिटीजन की, ठीक है, सिटीजन की। और किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में। दूसरी चीज इसी में जो बात बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट वाली बात में, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हटा के फिर से बताता हूँ। अब ये तो जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसका वही है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में पढ़ा था प्रीएम्बल का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को कैसे अचीव करना है। दूसरी चीज ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ मैन। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ मैन है, सिंगल पर्सन चला रहा है पूरी गवर्नमेंट को। तो फंडामेंटल राइट क्या है कि ये भी, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, अभी थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। अभी मैंने एक नई टेक्निक ईजाद की है, सीक्रेट है, बताऊँगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी वही करेंगे, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का यही है, एक तो सिक्योर करना लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दूसरा इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल
ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है, कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप से बचाएगी। ठीक है, कौन? फंडामेंटल राइट। इसके बाद जो ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद जो है एक केस था एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो अभी तक जो मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं वो सब सारी चीज़ें इसके जजमेंट ने, कोर्ट ने बोली थी, और इसी में भी कोर्ट ने यही बोला था, इस सारे जजमेंट में जो चीज़ें मैंने बोली थी मैं इसको लिखवा दूंगा डिक्टेट करा के अभी। और इसी में एक और चीज़ किया था, बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और इस फंडामेंटल राइट को कोर्ट यूज़ करे एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, जो कोर्ट है उसको फंडामेंटल राइट को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल देखेगी कि ये चीज़ें ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में हमें प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, तो एम नागराजन का केस है, मैं लिख दे रहा हूँ। एम नागराज NAGRAJ, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जजमेंट लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। थोड़ा ये इंट्रोडक्शन पर्पज से अच्छा हो जाएगा, अगर मेंस वगैरह में लिखने को कुछ आता है ऐसा तो आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। और क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, इन सब में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहीं भी ये केस आप चिपका देंगे, उसमें काम चल जाएगा। पहले तो शुरू में लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, फिर लिख दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में ऐसी ऐसी बातें बोलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी ये सब बातें अपने उसमें बोलता है, तो इसको लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट the importance of fundamental right and make observation that inverted comma में लिखिएगा, the fundamental right are not gift from the state to citizen. The fundamental right are not gift from the fundamental right are not gift from the state to citizen, full stop. Part third does not confer fundamental right. Part third does not confer fundamental right but confirm their existence and give protection. Confirm their existence and give protection, full stop. Individual possesses individual possesses basic human rights independently of any constitution by reason of basic fact that they are human race, full stop. Its purpose is to withdraw certain subject withdraw certain subject from the area of political controversy to place them beyond the reach of majority or officials majority के बाद एंड करिएगा, और नहीं, एंड majority and officials and to establish them as
and to establish them as principle to be applied by the court. Principle to be applied by the court. Principle to be applied by the court. तो इस पूरे जजमेंट को मैं फिर से पढ़ के समझाता चलूंगा, हालांकि सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूं, फिर भी देखिए। पहला मैंने सबसे पहले इसमें एक बात बोली थी, लिखवाई थी, द फंडामेंटल राइट आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन। ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट स्टेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजन को कोई गिफ्ट नहीं है, क्योंकि सिटीजन ने इसको खुद से खुद को दिया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उनके आर्बिट्रेरी एक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज इसी में जब हम आगे बढ़े थे तो लिखा था पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर्स फंडामेंटल राइट बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव प्रोटेक्शन। तो ये लाइन ये बोलती है कि पार्ट थर्ड की वजह से क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। फंडामेंटल राइट हमारे पास पहले से ही है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने की वजह से हमारे पास कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो वही ह्यूमन राइट एज अ फंडामेंटल राइट हमने यहाँ अडॉप्ट किए हुए हैं। ह्यूमन राइट थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल राइट थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट होता है। ह्यूमन राइट्स में सारे राइट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट में कुछ ही सेलेक्टेड राइट्स को ही डाला जाता है। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन राइट का। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास जो राइट्स होते हैं वो पहले से ही होते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड ने बस उनको एक तरह से क्या किया है, कंफर्म कर दिया है। कंफर्म कर दिया कि हाँ है, पॉइंट आउट कर दिया, थोड़ा सा समझिए, और उसको प्रोटेक्ट किया है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी है। ठीक है, पार्ट थर्ड की वजह से हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारे पास पहले से ही है, बट पार्ट थर्ड ने उसको एक प्रोटेक्शन दी है, एक एग्जिस्टेंस, एक तरह से कह लीजिए उसको कंफर्मेशन दी है। ठीक है, आगे देखिए, इंडिविजुअल पजेसेस बेसिक ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन बाय रीजन ऑफ बेसिक फैक्ट दैट दे आर ह्यूमन रेस। कॉन्स्टिट्यूशन की ही वजह से, ये बात फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं। हम राइट पजेस करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, इसको हमने रिकॉग्नाइज करके एक मतलब प्रॉपर फॉर्म में चैनलाइज कर दिया इन सब वे के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए, इट पर्पस इज टू विड्रॉ सर्टेन सब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी टू प्लेस देम बियॉन्ड द रीच ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफिसर्स एंड टू एस्टैब्लिश देम एज अ लीगल प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट। तो ये पूरा जो लाइन है, ये जो पूरा पार्ट है, वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना ही है। अगर हम उसको पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में दे देते हैं, अगर हम राइट्स को पॉलिटिकल पार्टी को सौंप देते हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, किसी दूसरे पार्टी की आई, तो वो अपने हिसाब से फंडामेंटल राइट पे डिसाइड करेंगे। फिर वो अपनी मेजॉरिटी जो उनको दे रखी है उनके लिए सिर्फ राइट्स बनाने लगेंगे। तो कुछ चीज़ों को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए उसको हम एक अलग रिकॉग्निशन दे देते हैं, और चाहे जो भी आए सत्ता में, कोई भी पार्टी कुछ भी हो, वो हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं करेंगी, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी आज जैसे है। ठीक है, पता चला भाजपा जो है, बीजेपी जो है आई, और वो कहीं ना कहीं राइट विंग को सपोर्ट, वो पूरी राइट विंग के उस पर बनी हुई है, खांचे पे बनी हुई है, डोमेन पे, तो वो राइट विंग को सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से। और जो लेफ्ट विंग या मान कह लीजिए सेंट्रिक है या लेफ्ट विंग से हैं, उनके राइट्स को कर्टेल कर रही है। या फिर कभी लेफ्ट आ जाती है तो वो जो राइट विंग थॉट वाले लोग हैं उनके राइट्स को कर्टेल कर डाले। तो इन सब पॉलिटिकल पार्टीज या मेजॉरिटियन गवर्नमेंट से लोगों को बचाने के लिए, देखिए, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन ही होती है गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी फॉर द माइनॉरिटी। ठीक है, आप डेमोक्रेसी की अगर डिफिनीशन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो है ना, मेजॉरिटियन गवर्नमेंट होती है मगर माइनॉरिटी के लिए होती है। आप चाहे जो भी हो, आपको राइट प्रोटेक्ट करना है सबका। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल परव्यू से बाहर है, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों से बाहर है, इसीलिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसी में आगे ये बोलता है कि कोर्ट इसको अप्लाइड करेगी अपने प्रिंसिपल के लिए, कि हाँ कोई भी जजमेंट देगी तो इनके लाइट में ही देगी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अच्छा चलो, अच्छा ये इसका राइट है, अच्छा ये, हाँ, तो वो इसको एज अ प्रिंसिपल ट्रीट करेगी। ये पूरा जजमेंट एक तरह से कह लीजिए कि फंडामेंटल राइट का जो थ्योरी है, एक तरह से फिलॉसफी है, उसको शो करता है। ठीक है,
तो और आज का जो अभी तक तो ये ठीक है। इसके बाद जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अभी तो सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा था? सबसे शुरू में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, और अभी हमको क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है उसको डिवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट है। आवाज जा रही है सबको? ठीक है, किसी का कॉल आ जाता है ना तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको फिर से कनेक्ट किया। ठीक है, हाँ, अभी जितने लोग जुड़े हुए आवाज़ जा रही है मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो माइक वो स्क्रीन पे शो करता है, अगर आवाज़ जाती है तो लाइन बनने लगती है। ठीक है, जो ठीक है, थैंक यू सो मच। जो क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है, अभी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये अच्छे से दिख रहा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारा अभी आज का लास्ट टॉपिक है। तो जो फंडामेंटल राइट है इसको हमने 6 पार्ट में क्लासिफाइड करके पढ़ना है। अब कई लोग क्या है, कई बुक्स में, लोग मत कहिए, कई ऑथर इसको 7 पार्ट में डिवीजन करते हैं, 7 पार्ट में डिवीजन करते हैं इसका, क्योंकि राइट टू एजुकेशन अब एक नया राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट बन चुका है, जिसको अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ दिया गया था। तो पहला क्लासिफिकेशन है आपका, पहला क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वालिटी। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये जो राइट टू इक्वालिटी है आपकी आर्टिकल 14 टू 18 है। क्या है? 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। अब ये राइट टू फ्रीडम आपका कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेके 22 तक, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। और इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद क्या है? थर्ड वाला, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? 23, 24। दो राइट्स ऐसे हैं जो एक्सप्लॉयटेशन को कर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, जो उसको कर्व करने की बात करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23, 24। इसके बाद जो है हमको जो क्या कहते हैं पढ़ना है, फोर्थ वाला पार्ट, जो फोर्थ डिवीजन है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसको जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे 24 टू 28, 24 टू 28। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसको हम पढ़ेंगे 29 और 30। दो आर्टिकल है इसमें, 29 एंड 30। ठीक है, 29, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। और इसके बाद जो आपका लास्ट वाला आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो लास्ट वाला आर्टिकल है इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट वाला आर्टिकल कह रहा हूँ, जो लास्ट वाला डिवीज़न है, करेक्ट करिएगा फिर से, जो लास्ट वाला डिवीज़न है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कहाँ से 32 टू
35 तक, 32 टू 35 तक, ठीक है। तो इतना सब हम लोग पढ़ेंगे। और राइट टू एजुकेशन एक नया क्लासिफिकेशन कुछ लोग यूज़ करते हैं, 7 बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। वो जो अमेंडमेंट के थ्रू 21A में ऐड कर दिया गया था, 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया था। तो इतना सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। अब इसके आगे जो है कल पढ़ेंगे आर्टिकल 12, ठीक है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो सकता है। और ये सस्पेंशन जो होगा ये आपका क्या कहते हैं, जो आर्टिकल आपका 352 से शुरू है, 352 से शुरू है आपका। और उसके बाद उसमें जो इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी और ये सेंट्रल इमरजेंसी, तो उन सब में ये सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। 32 में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है पूरा। 32 में पूरा आर्टिकल 19 क्या कहिए, पूरा फंडामेंटल राइट ही सस्पेंड हो जाता है, एक्सेप्ट आपका 20 एंड 21, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे आगे हम लोग, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट वगैरह। तो जानते रहिए कि फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौर में। दूसरी चीज़, इसको अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, चर्चा कर चुके हैं। तो कल आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। और आज जितना पढ़ा आई होप समझ में आया होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, मेंस के एक ही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। पूरा अगर पूछ लेता है कि डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखिए, तो आपको ये जो आज की क्लास हम लोग किए हैं ये आपको लिखना